Hello everyone, welcome to the lectures on design and analysis of algorithm. We are discussing unit number 1 and the topic of this presentation will be the time and space complexity. So let us start. See, talking about the calculation or the estimation of performance of any computer program, we judge the program or its algorithm on the basis of two important factors. The first is the memory, that is the amount of space that is taken by the program, and the second one is the time that is required to run that program. So in order to estimate the time and the memory, we actually calculate the time complexity of an algorithm. So what we calculate, we estimate the complexity of an algorithm. और ये terms आप लोगों ने पढ़े भी होंगे data structures में when you were discussing the time and space complexity. So let us first look at the definition of complexity of an algorithm. See, the complexity of an algorithm is a function which is defined in terms of the input size, and it gives the running time and the space required by the algorithm. The major point here to be noticed is that it is a function which is defined in terms of its input size. तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी वैल्यूज़ नहीं होती हैं. जैसे हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम कितना लगा एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, सपोज 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स जो होगा दैट विल बी दी एग्जीक्यूशन टाइम एंड दैट विल बी हैविंग एन यूनिट, मिनट्स, सेकेंड, आवर्स. ठीक है, तो वो होता है आप लोगों का एग्जीक्यूशन टाइम, जिसको आप लोग बर्स्ट टाइम कहते हैं. तो दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है हमारे पास? फंक्शन ऑफ इनपुट साइज. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो नेवर आंसर दैट इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम. राइट, सो इट इज़ जस्ट द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज. अब वो फंक्शन ऑफ इनपुट साइज कैसे होता है वो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में चेक करेंगे. सो टू बी वेरी प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास दो तरीके की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ये आप लोगों को पहले से पता है, राइट? तो लेट अस सी बोथ ऑफ देम, स्टेप बाय स्टेप. Talking about the time complexity, it is the time required by an algorithm as a function of its input size. Remember, function of its input size. अब अगर हम इसको प्रिसाइसली मैथमेटिकली चेक करते हैं तो जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वी हैव टू फेजेस ऑफ टाइम. प्रोग्राम को कंपाइल होने में कितना टाइम लगा, दैट इज़ द कंपाइलेशन टाइम, और उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम. कंपाइलेशन टाइम को हम कांस्टेंट कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं सी का कंपाइलर यूज़ कर रही हूँ तो ऑन एन एवरेज वो सपोज एक एक्स यूनिट्स ऑफ टाइम लेता है किसी भी कोड को कंपाइल करने में. तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई कि वो उतना टाइम लेगा कंपाइल होने के लिए. लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम वेरी कर सकता है. कैसे? हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शंस हैं. कम इंस्ट्रक्शंस होंगे जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होंगे डेफिनेटली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा. अब एग्जाम्पल यहाँ पर जो आप लोगों को समझना है, दैट इज़ why we say that t is approximately equal to or directly proportional to the execution time. आप देखेंगे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल नहीं होता है. हम डिटरमाइन कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे. कैसे? लुक एट द एग्जाम्पल. एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लूप्स, राइट? सपोज इंस्ट्रक्शंस हैं, 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास लूप्स हैं. तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है. एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो दूसरे इंस्ट्रक्शन पे आया, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो थर्ड इंस्ट्रक्शन पे आया. सपोज थर्ड इंस्ट्रक्शन आपका एक लूप था जो कि 10 टाइम मूव कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फोर्थ स्टेप पे जाने के बजाय 10 टाइम्स क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पर ही इटरेट करता रहेगा. सो जितना ज़्यादा लूपिंग स्ट्रक्चर होगा हमारे प्रोग्राम में या एल्गोरिदम में, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. और लूप किस पे डिपेंड करता है? आपकी कंडीशन पे. दैट इज सपोज आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन फॉर लूप में लगाया हुआ है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, और जो कि इनपुट साइज पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n की वैल्यू 10 है तो वो 10 टाइम्स चलेगा, 1000 है तो 1000 टाइम्स चलेगा. तो बेसिकली इनपुट साइज ने क्या करा, एग्जीक्यूशन टाइम को अफेक्ट करा, और एग्जीक्यूशन टाइम ने अल्टीमेटली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कि एक फंक्शन है, उसको अफेक्ट करा. So that was something related to your time complexity. Now talking about space complexity. Space complexity of an algorithm is the amount of space that will be required by an algorithm
टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, राइट। तो कितना स्पेस लेगा, आपको फर्स्ट उसमें भी बताया था कि अगर स्वैपिंग का प्रोग्राम है तो अगर टेम्प एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली एल्गोरिदम है, अदरवाइज वो थोड़ा सा मीन्स सटल एल्गोरिदम आप कह सकते हैं. So the space needed by a program may have these following components. The first component is your instruction space. कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मेन मेमोरी में रखा जाता है. तो मेन मेमोरी में जहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस लोडेड है, राइट, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लोडेड है, दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन प्लेस. डेटा स्पेस, डेटा स्पेस क्या होता है, जो भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करें हैं. सपोज मैंने डिक्लेयर करा इंट आई, तो एक इंटीजर साइज़ का ब्लॉक मैंने क्या करा है, मेमोरी में एलोकेट करा है, तो दैट इज़ द डेटा स्पेस. एरे हो सकता है, आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, सो ऑन, राइट. जितने भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डेटा स्पेस रख सकते हैं. यू ऑल्सो हैव एन इन्वायरमेंट स्टैक. इन्वायरमेंट स्टैक क्या होता है, जैसे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी भी होती है. स्टैक मेमोरी जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और रिकर्जन कॉल्स को स्टोर करने के काम में आती है, तो वो टेम्परेरी मेमोरी होती है. प्रोग्राम काउंटर जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था तो वो वहाँ पर एक पॉइंट था कि वहाँ पर हमारे पास स्टैक एसोसिएटेड हो सकता है किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड, राइट. तो हमारे पास इन्वायरमेंट स्टैक होता है. पॉइंट टू बी रिमेंबर ओवर हियर इज़ कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन स्पेस और डेटा स्पेस होती है वो फिक्स होती है. And talking about the environment stack is variable. So जो हमारे पास स्पेस हो सकती है वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरीके की हो सकती है. ऑल्दो हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके अंदर आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टोटली क्लियर हो जाएगा. अभी आप सिर्फ इतना रखें कि हमारे पास क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जितना अमाउंट ऑफ स्पेस हमें रिक्वायर्ड है टू पुट आर इनपुट डेटा, टू स्टोर आर आउटपुट्स एंड टू स्टोर आर complete code, that is counted in your space complexity. एक एग्जाम्पल देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, बिकॉज जब भी हम यहाँ पर अपने सिलेबस की बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए सबसे क्रूशल एलिमेंट है. तो ईच ऑपरेशन इन एन एल्गोरिदम हैज़ अ कॉस्ट. मतलब हमारे पास एक एल्गोरिदम है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स लिखे हुए होंगे, तो हर एक स्टेप की हमारे पास एक कॉस्ट है जो अभी क्या है हमें नहीं पता. वी आर गोइंग टू एस्टिमेट इट, राइट. तो हम क्या करते हैं, सपोज़ मेरे पास एक स्टेटमेंट है काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, एक प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट है, तो उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगा होगा, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट होगी. और वो कॉस्ट कितनी बार काउंट होगी, जितनी बार ये काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है उतने टाइम. तो अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है. अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, दैट इज़ ये दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 एंड सम इज इक्वल्स टू सम प्लस काउंट. तो दोनों इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो उनको कुछ कॉस्ट लगी होगी. अब वो कॉस्ट किस टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट. तो यहाँ पर जब भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाएगी और कहा जाएगा एल्गोरिदम की कॉस्ट क्या है, तो एल्गोरिदम की कॉस्ट हम किस टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस. तो कुछ कॉस्ट लगी, तो एक इंस्ट्रक्शन C1, दूसरे इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट C2. तो ये तो हो गया हम किस तरीके से कॉस्ट एनालिसिस करते हैं. थियोरेटिकली हम समझ लेते हैं कुछ कॉस्ट लगी, कैसे, कितनी हुई वो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, वो आगे देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है. तो एक सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं. कंडीशन गिवन है और उसके बाद हमारे पास एक इफ़ स्टेटमेंट है. अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ इवैल्यूएट होगा, अदरवाइज एल्स इवैल्यूएट होगा. तो यहाँ पर जितने स्टेटमेंट्स हैं हमने उतनी कॉस्ट दे दी, राइट. वी हैव 3 स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, द कंडीशन 1 कॉस्ट C1, इफ़ वाला स्टेटमेंट कॉस्ट C2 एंड एल्स वाला स्टेटमेंट कॉस्ट C3. अब यहाँ पे कहीं पे लूप्स तो है नहीं, तो अगर मैंने एक कोड को एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो ये सारे स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट हुए होंगे, एक बार एग्जीक्यूट होगा, राइट. तो टोटल कॉस्ट अगर हम दिखाते हैं, अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ तो कंडीशन तो हर बार एवैल्यूएट होगी, राइट. तो कंडीशन की कॉस्ट कितनी हुई, C1. अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या इवैल्यूएट होगा, इफ़ इवैल्यूएट होगा, एल्स इवैल्यूएट नहीं होगा. तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है दैट विल बी 0 फॉर एल्स, अगर इफ़ वाला स्टेटमेंट चला है. कॉन्ट्ररी अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा. दैट मीन्स दोनों में से कोई एक. तो अगर एक एग्जीक्यूशन है
तो आइदर इफ विल बी ज़ीरो और एल्स विल बी ज़ीरो, दैट इज़ वेरी क्लियर। एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, आपकी कंडीशन इवैल्यूएट होगी ही होगी प्लस मैक्सिमम ऑफ C2 एंड C3। अगर कंडीशन ट्रू है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, तो एल्स इवैल्यूएट होगा। सॉरी, अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स जो है वो इवैल्यूएट नहीं होगा, इफ़ इवैल्यूएट होगा। तो इफ़ की वैल्यू 1, एल्स की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम कितना हुआ 1, तो उसको ऐड कर दिया, तो दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी एल्गोरिदम को। थोड़ा सा डीपर एल्गोरिदम देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हमने लूप का स्टेटमेंट यूज़ करा है। यहाँ पे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो है एक सूडो कोड आपके पास लिखा हुआ है। आई आपका लूप वेरिएबल है जिसको 1 से इनिशियलाइज किया गया है। सम इक्वल्स टू 0, वाइल लूप लगाया है जिसमें जो कंडीशन दी गई है दैट इज़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू n, राइट। आई को इंक्रीमेंट किया गया है और सम कैलकुलेट किया गया है। अब हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, 5, तो हमने उसको कितनी कॉस्ट दी, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद अगर आप देखें तो i इक्वल्स टू 1 एंड सम इक्वल्स टू 0 कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो दैट इज़ 1 टाइम। वाइल कंडीशन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, सपोज i की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है आपके पास, तो i की वैल्यू 1 है, तो वो 5 बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। दैट मीन्स इफ n इज इक्वल्स टू 5, तो 5 टाइम्स तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो 6th टाइम भी आएगा जहाँ पर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, तो दैट इज़ वाई इट इज़ n+1। और लूप के अंदर कितनी बार एंटर होगा, 5 टाइम्स। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो लूप के अंदर कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। सो C3 कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, n+1 टाइम्स, एक एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर चेकिंग, और लूप के अंदर कितनी बार जा रहा है, एक कम, राइट। तो जो लूप वाला स्टेटमेंट है उससे एक कम कितनी बार जाएगा, आपके लूप के अंदर जाएगा। तो बस हमने क्या करा, टोटल कॉस्ट निकाल दी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ऐड करा, एंड वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जहाँ पर n की पावर जो आती है वो हमारे पास 1 आती है, तो व्हाट वी गेट अ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर हम सब डोमिनेंट फैक्टर को कॉस्ट करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन में जो डोमिनेंट फैक्टर है n की हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं बेसिकली। तो लीनियर इक्वेशन में n की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1, राइट। तो हम लोग n कहेंगे कि इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी n, जिसको हम लोग लिखते हैं बिग O ऑफ n। तो वो जो कैलकुलेशन हम करते हैं कि ये बिग O ऑफ n है, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आती हैं, वो एनालिसिस कहाँ से की जाती है, इस तरीके से। और इस मेथड को हम फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड भी बोलते हैं, जहाँ पर हम स्टेप्स हमारे, कौन सा स्टेप हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं, right? So that was the brief introduction of what do we understand by time and space complexity। थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, जो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था वो थोड़ा सुपरफिशियल है, ये थोड़ा सा रिफाइन है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वी विल बी लुकिंग एट during the course of lectures, and I hope that this topic is clear to you all. Thank you, stay healthy, study well, and I will be seeing you in the next lecture.